के अन्नामलई नाम रखो ध्यान में, शीघ्र ही दिखेंगे राष्ट्रीय राजनीति में। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव विभिन्न व्यक्तिमत्वों की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। उसमें अब तक हमने कई राजनीतिक व्यक्तित्वों के भी कुंडलियों का अध्ययन किया। आज हम ऐसे ही राजनीतिक व्यक्तित्व के कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। वह व्यक्तित्व है के अन्नामलई। वे तमिलनाडु राज्य के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज उनकी पहचान भले ही केवल उसी राज्य तक सीमित है, लेकिन उनकी कुंडली देखी जाए तो आने वाले समय में वे राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा नाम हो सकते हैं। तो उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग है जिस कारण इतना बड़ा जीवन उनके जीवन में होगा, इस विषय का आज हम अध्ययन करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। मैं लगातार कहती हूँ कि राजनीति हमारा विषय नहीं है, लेकिन कुंडली हमारा विषय अवश्य है। जब तक कुछ अलग कुंडलियाँ सामने आती है तब हम उनका विश्लेषण करते हैं। सच कहा जाए तो वह कुंडलियाँ हमें विषय देने पर विवश करती है कि कुंडली के अनुसार क्या होने की संभावना है। ऐसा करने से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ होता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए कुंडली मिलती है। उसमें किसी भी पक्ष का संबंध नहीं होता, केवल एक व्यक्तित्व के रूप में हम उस कुंडली का अध्ययन करते हैं और आगे होने वाली घटना भी बताते हैं। मैं इस चैनल पर सभी ज्योतिष प्रेमी और अध्ययनकर्ता चैनल मेंबर्स कम्युनिटी से अनुरोध करती हूँ कि जब आप प्रतिसाद देते हैं तो वह राजनीति के रूप में ना दें, तो केवल एक कुंडली के अनुसार प्रतिसाद दें। उचित समय आता है, उस अनुसार घटना होती है या नहीं भी होती है, उस विषय पर प्रतिसाद दें। आज तक हमने कई राजनीतिक भविष्यवाणियाँ की है, उनमें कुछ अत्यंत सटीक थी, उस पर प्रतिक्रिया दें। कई बार 70 से 80% विश्लेषण उचित रहा तो वैसी प्रतिक्रिया दें, लेकिन वह देते समय कभी भी यह ना सोचे कि इस पक्ष के संबंध में होगा या उस पक्ष का प्रचार शुरू है। उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, वह चीज़ मुझे पसंद भी नहीं है। सत्य कहा जाए तो ज्योतिष का अध्ययन यही मेरा पसंदीदा कार्य है। जय ज्योतिष, यह शब्द मुझे अच्छे लगते हैं। ज्योतिष को घर घर तक पहुंचाना यही मेरा स्वप्न है। उसी के अनुसार हम विभिन्न कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं। आज थोड़े अलग व्यक्तित्व के कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। सच कहा जाए तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन यह कुंडली सामने आई और उसमें कुछ विशेष चीज़ें लगी। उसके बाद मैंने तय किया कि इस कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए और ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं के सामने उसे रखना चाहिए। हम वैदिक ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, उसके साथ कई बार हम अष्टक वर्ग के माध्यम से निष्कर्ष की जांच करते हैं। अब तक हमने जब सफल व्यक्तित्वों की कुंडलियों का अध्ययन किया तब उसमें एक विशेष बात सामने आई कि मूल कुंडली में ग्रह जिस राशि में है, फिर चाहे वह उसकी मित्र राशि हो, शत्रु राशि हो, नीच हो या उच्च हो, उस राशि में उस ग्रह ने अधिक बिंदु दिए होते हैं। यह अत्यंत सामान्य नियम मुझे अष्टक वर्ग में मिला, जो मैंने अष्टक वर्ग भाग 2 इस मेरी पुस्तक में भी दिया है। इस नियम को समझने के लिए मैंने पुनश्च उसका विश्लेषण करती हूँ। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह मेष राशि में विराजमान है, तो उस ग्रह ने अष्टक वर्ग कोष्ठक में उस राशि को कितने बिंदु दिए हैं, यह देखें। इस प्रकार जब हम 9 ग्रहों के बिंदुओं को देखते हैं तो 9 में से 7 ग्रहों ने अपने स्थान को अधिक बिंदु दिए हो तो वह कुंडली प्रबल मानी जाती है। अब प्रबल का अर्थ क्या होता है?
तो वह कुंडली या वह जातक जीवन में सफल होता है। फिर उसका क्षेत्र कोई भी हो, राजनीति हो, राजकारण हो, समाजकारण हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, आध्यात्मिक कार्य हो, ज्योतिष कार्य हो, मेडिकल हो, वकील हो, इस प्रकार उसका क्षेत्र कौन सा भी हो, वह उसमें सफल होता है, क्योंकि 9 में से 7 ग्रहों द्वारा अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु होते हैं। ये विषय मुझे के अन्नामलाई जी के कुंडली में दिखाई दिया, इसीलिए मुझे लगा कि उनकी कुंडली का अध्ययन करना चाहिए और ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं तक उसे पहुंचाना चाहिए। तो ये कर्क राशि की कुंडली है। मैं सदैव राशि को ही अधिक महत्व देती हूँ। आपको इस चैनल पर अधिकतम कुंडलियों का विश्लेषण राशि के अनुसार मिलेगा। जब हम राजनीति के व्यक्तित्व की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो कई कुंडलियाँ अर्थात इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू से लेकर आज के नेताओं तक अधिकतम कुंडलियाँ कर्क राशि की होती है। उसके बाद वृश्चिक राशि और मीन राशि की होती है। संक्षेप में चंद्रमा जब जल तत्व की राशि में होता है तब राजनीति में सफलता का स्तर बढ़ता है। अब जल तत्व, उसका महत्व, चंद्रमा, उसकी संवेदनशीलता, इन विषयों का अध्ययन हमने स्वतंत्र रूप से पहले किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में कहने का मुद्दा है कि जल तत्व की राशियाँ राजनीति में सफल होती है। वह संवेदनशीलता उनमें होती है, कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। एक बार वे प्रवाह में आ जाए तो सदैव प्रवाहित रहना, यह उनका प्राकृतिक स्वभाव होता है। उस अनुसार वे लगातार कार्य करते हैं और सफल भी होते हैं। इस दृष्टि से कर्क राशि महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ चंद्रमा कर्क राशि अर्थात स्वराशि का है। यदि हम अष्टक वर्ग में देखें तो वहाँ पर 8 में से 6 बिंदु दिए गए हैं। हम जो 9 ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा ने 75% बिंदु दिए हैं, अर्थात चंद्रमा इस कुंडली के लिए सकारात्मक है। चंद्रमा के बाद रवि का विचार करें तो इस कुंडली में वृषभ राशि अर्थात लाभ स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में उपस्थित ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। यह एक सामान्य नियम है। मूल कुंडली के लाभ स्थान में विराजमान सभी ग्रह लाभ प्रदान करते हैं, अर्थात उस लाभ का स्वरूप उनके मूल कारकत्व के अनुसार बदलता है। यहाँ रवि ने वृषभ राशि को 75% बिंदु दिए हैं। वास्तव में देखा जाए तो रवि यहाँ शत्रु की राशि में विराजमान है, फिर भी वृषभ राशि को 6 बिंदु दिए हैं, जिसे हम सकारात्मक कह सकते हैं। रवि के बाद मंगल ग्रह का विचार करें तो वह भी शत्रु राशि अर्थात चतुर्थ स्थान के तुला राशि में विराजमान है। वहाँ उसने 8 में से 7 बिंदु दिए हैं, अर्थात लगभग 85% बिंदु दिए हैं। इसके अलावा राहु वृषभ राशि में विराजमान है, उसने भी अच्छे बिंदु दिए। शनिदेव तुला राशि में विराजमान है, उनके भी बिंदु अच्छे हैं। संक्षेप में सभी ग्रह मूल कुंडली में जिस राशि में है वहाँ उन्होंने अच्छे बिंदु दिए। इसके आगे काल निर्धारण का विषय आता है। उसके लिए 2 चीज़ें मुख्य रूप से देखी जाती है, एक है महादशा, दूसरी है गोचर। इन दोनों का संबंध जब हम अष्टक वर्ग से जोड़ते हैं और उसके माध्यम से सटीक निर्णय तक पहुँचते हैं तो उस दृष्टि से विचार करें तो के अन्नामलाई जी को अब तक शुक्र ग्रह की महादशा शुरू है। मूल कुंडली में शुक्र लाभेश है, लाभ स्थान में विराजमान है, लेकिन वह रवि से अस्त हो गया है। यहाँ पर एक विशेष बात है कि जो रवि से अस्त शुक्र है वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रवि के कारण उसे राजनीतिक शक्ति मिली है, राजनीतिक सहयोग मिला है। अर्थात उसे यदि रवि से सहयोग मिले तो वह कार्यान्वित होकर अच्छे फल दे सकता है, क्योंकि उसे अस्त करने वाला भी रवि है। रवि के कारण ही उसकी उन्नति होने वाली है, ऐसा विभाग इस कुंडली में दिखाई देता है। कुंडली में शुक्र ग्रह रवि के अत्यंत नज़दीक 3 अंश पर है, जिस कारण शुक्र की महादशा
उन्हें सीमित सफलता मिलेगी। लेकिन जिस दिन शुक्र की महादशा समाप्त होकर रवि की महादशा शुरू होगी, उस दिन उनके हाथ में सत्ता आएगी। वहाँ से उन्हें संपूर्ण सफलता, सत्ता, प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। के अन्नामलाई जी को शुक्र की महादशा 2026 तक रहेगी। इस काल में बड़ा संघर्ष, बड़ा कार्य, बड़ा परिश्रम, यह सब कुछ रहेगा। साथ ही राजनीतिक सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। उनके सफलता के स्तर भी बढ़ता रहेगा, लेकिन बीच में एक समय भी आएगा जब उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मई 25 से जून 26 तक का वह समय काल है, लेकिन जुलाई 2026 से वे भारत के राजनीति में जमकर खड़े होंगे। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उनकी यह सफलता कितनी बड़ी होगी। तो कुंडली के अनुसार 2027 को वे भारत की राजनीति में अत्यंत बड़े पद पर अर्थात गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तक पहुंच सकते हैं। आज कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन इस काल में वे प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंच सकते हैं। उनकी कुंडली इतनी बलशाली होने वाली है। अब होता क्या है कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इन तीनों में से कौन सा पद उन्हें मिलेगा, तो उसे हम आज नहीं बता सकते, क्योंकि कुंडली का निर्माण जब हुआ तब यह तीनों पद अस्तित्व में नहीं थे। वैसे भी ज्योतिष एक मार्गदर्शक शास्त्र है, वह हमें मार्गदर्शन करता है। तो जून 26 तक के अन्नामलाई आज जहाँ पर है, वहाँ से 25, 30, 40 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर राजनीति में उभरते हुए सितारे के समान दिखाई देंगे। वहाँ पैर जमाकर कार्य करेंगे, यही उनका भविष्य है, जिसे देखने के बाद मैं उन पर वीडियो बनाने से स्वयं को रोक नहीं पाई। अर्थात काल किसी के लिए नहीं रुकता, वह रुकेगा भी नहीं। आगे 2025-26 आएगा, उसमें जुलाई 26 यह महीना भी आएगा, तब ज्योतिष के महत्व का पता चलेगा। अब हमारे ध्यान में आएगा कि के अन्नामलाई लगातार उन्नति करने वाले हैं, राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। बीच का एक वर्ष उनके लिए थोड़ा कठिन संघर्ष का रहेगा, तब उनके शत्रु, हितैषी उन्हें परेशान करेंगे। वास्तव में एक समय ऐसा भी आएगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, यह विचार भी उनके मन में आएगा, लेकिन वे पुनश्च मूल प्रवाह में अवश्य आएंगे और कार्य भी करेंगे। सामान्य जनता का सहयोग हम कुंडली के चतुर्थ स्थान और शनिदेव से देखते हैं। शनिदेव उनकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में उच्च अवस्था में विराजमान है। गुरुदेव धनु राशि में अर्थात स्वराशि में है, जो धर्म दर्शाते हैं, जिस कारण उनकी धार्मिक निष्ठा अत्यंत प्रबल है। शुक्र ग्रह वृषभ राशि अर्थात स्वराशि में है, जिस कारण उनका भौतिक जीवन भी सुंदर है। चंद्रमा कर्क राशि अर्थात स्वराशि में है, जो संवेदनशीलता को दर्शाता है, सामने वाला का दुख दर्द समझने की प्रवृत्ति देता है। यह सभी गुण उनमें प्राकृतिक रूप से है। कुल मिलाकर शुक्र की महादशा के बाद आने वाली रवि की महादशा उन्हें उच्च पद पर लेकर जाएगी। उसके बाद आने वाली चंद्र की महादशा में भी उनकी उन्नति होगी और उनका बड़ा कार्य हो सकता है। संक्षेप में के अन्नामलाई आने वाले समय में भारत के राजनीति का एक बड़ा नाम रहने वाला है, ऐसा हम आज कह सकते हैं। इस प्रकार के अन्नामलाई के कुंडली का विश्लेषण करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ हम पुनश्च मिलेंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।